Welcome to the world of GK Sansar. नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बीटेट 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 के तहत बाल विकास एवं मनोविज्ञान का, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन आए थे और सारा क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीके, जीएस और अदर टॉपिक्स की अगर कोई भी ट्रिक्स चाहिए, कोई भी फैक्ट्स चाहिए, तो आप हमारा चैनल जो है जीके संसार उसे एक बार चेकआउट जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप बेझिझक डिसलाइक बटन प्रेस करें, क्योंकि इस सब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है बीएन झा, सिकनर, डेविस या वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह सिकनर का कथन है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का विज्ञान यानी मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, और पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन था हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? जो हिंदी शब्द होते हैं, हिंदी अक्षर होते हैं, उसको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। उसके बाद है बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? अस्टर्न, बीने, टर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक आयु का विचार, जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, बीने द्वारा आरंभ किया गया था। इसी के आधार पर टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए उन्होंने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया था। बुद्धि लब्धि निकालना होता है तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 हम करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन था, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो एलेक्सिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता है। इस बीमारी में बच्चा पढ़ने में समस्या महसूस करता है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि परमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? परमापीकृत जो परीक्षण है वो क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बहरे बालकों की परीक्षण या पहचान करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जो परमापीकृत परीक्षण है वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आपको हम इसीलिए इसको डिस्क्राइब किए हैं क्योंकि आपको सही से समझ आ जाए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? तो इसका जो सही आंसर होगा 1900। ठीक है। थांडाई को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। वर्ष 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अतः 1900 को ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 से 15 वर्ष। जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की आयु 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करते हैं, साथ ही उसमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगता है, यानी कि परिकल्पना करने और चिंतन करने वाली जो सोच होती है वो विकसित होने लगती है। 9th नंबर क्वेश्चन था जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 71 से कम। टर्मन के बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के अनुसार जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। और ये जो टॉपिक है वो हम पिछले वीडियो में आप सबको मैंने बताया भी था, डिटेल में इसको हम डिस्कस भी किए थे, वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको
सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 10 नंबर क्वेश्चन था, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? तो गर्भाधान से लेकर जन्म तक बालक को विकसित होने में 40 सप्ताह यानी 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का जो भार होता है लगभग 7 पाउंड होता है और इनकी जो लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ का दूध पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, अब आइए हम 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट? तो थॉर्नडाइक ने ही बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं। थॉर्नडाइक ने समान तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, स्मरण शक्ति तथा भाषण योग्यता भी बताए हैं। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटीई का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन था वो था आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से या धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से? तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 उसमें जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल या इनमें से कोई नहीं? तो उपनयन को एक अन्य नाम यज्ञोपवीत के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यज्ञ द्वारा पवित्र किया गया सूत्र जिसे जनेऊ कहते हैं। यह संस्कार की शिक्षा वैदिक काल में की जाती थी, जो आज भी होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या आत्मनिर्भरता पैदा होती है? तो अगर छात्र स्वयं से कोई कार्य करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने की उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, जिससे कि बालक में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध? तो जन्मजात प्रेरक वे प्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। उन्हें जैविक प्रेरक भी कहा जाता है, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि। जबकि खेलना जो है वो स्वाभाविक प्रेरक है, प्रशंसा कृत्रिम प्रेरक है और क्रोध जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए या अधिगम परिस्थितियों उत्पन्न करना चाहिए या आराम करना चाहिए? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि सीखने की दशाओं में परिवर्तन होने के साथ साथ अधिगम हेतु परिपक्वता पर भी ध्यान दिया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन था, साइजोइड वर्ग किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साइजोइड वर्ग के अंतर्गत शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सम्मिलित किया जाता है, अतः विकल्प जो डी आपका है वो सही होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन था वह था, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा वर्ग, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े
प्रतिभाशाली तथा मंदबुद्धि तीनों प्रकार के बालक आते हैं। ऐसे बालक समान बालकों से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से भिन्न होते हैं। आपराधिक बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं या जो कक्षा में रहना पसंद नहीं करते। तो असामाजिक कार्य जो करते हैं वो अपराधी बालक होते हैं। अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, इनका व्यवहार हमेशा सीखा हुआ हो तथा ये सामाजिक सिद्धांतों और आदर्शों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण के 3 चर स्वीकार किए गए हैं, जिनमें पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर, छात्र को आश्रित चर तथा शिक्षक को स्वतंत्र चर के रूप में स्वीकार किया गया है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, अभिभावक को, शिक्षक को या शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को। तो स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक, शिक्षार्थी को लक्ष्य अथवा उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर के रूप में माना है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है या कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, गैने का है या हल का है? तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है या कथन वुडवर्थ का है। तत्परता का नियम किसने दिया है? पावलोव ने, एंगीबर्ग्स ने, थॉर्नडाइक ने या सिकनर ने? तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया, यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती है तथा कार्य नहीं करता तो वही चीज़ उसे बोझ बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही तत्परता का नियम दिया है। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत यह प्रावधान किया गया है कि इन उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा यानी कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? मैकडूगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने या सिकनर ने? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिप्रेरणा को प्रथम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा माना जाता है, जिसके अंतर्गत मैकडूगल ने यह कहा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? मुंह, भूख लगना, प्यास, आदत या नींद? तो आदत जन्मजात प्रेरक न होकर एक अर्जित प्रेरक है, जबकि भूख, प्यास तथा नींद जन्मजात प्रेरक है। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 3। शिक्षण के आधार पे इसको मुख्यतः 3 चरों में रखा गया है, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आने वाले एग्जाम में बहुत इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप अपना सहयोग मुझे देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आती है तभी लाइक करें, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक बटन प्रेस करें। और ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।